हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रोसेसिंग ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डी फार्म सेकेंड ईयर फार्मास्यूटिक सेकेंड का एक टॉपिक है। तो अगर हम कोई पेरेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है उसके बारे में देखेंगे। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ सुपीरियर क्वांटिटी, वेरियस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट शुड बी फुलफिल्ड। तो अगर हम कोई पेरेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, वो कैसा है, उसकी क्वालिटी सही है कि नहीं। उसके साथ साथ में कुछ और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। हर चीज़ एक स्टैंडर्ड पैरामीटर के आधार पे ही होनी चाहिए, अदरवाइज़ जो हमारा प्रिपरेशन बन के तैयार होगा वो सही नहीं होगा। अगर हम कोई भी मिस्टेक करते हैं तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो भी बिल्कुल किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उसमें किसी भी प्रकार का इम्प्योर सब्सटेंस ना हो। इन द प्रोडक्ट इज processed in a contaminated environment, our production process itself is carried out inappropriately, the purpose of suction waste quantity material automatically fails। तो अगर हम इस ऐसे एरिया में अपने पेरेंटल प्रोडक्ट बना रहे हैं जहाँ पे कुछ कंटामिनेशन है, तो क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सही नहीं होगी, वो अच्छे से हर क्वालिटी कंट्रोल द्वारा पास नहीं हो पाएगा। तो हमारा मटेरियल जो है वो बेस्ट क्वालिटी का प्राप्त नहीं होगा अगर हम कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में अपने प्रोडक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट हैं उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि हम जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं वो डिज़ायरेबल रॉ मटेरियल है कि नहीं, जो हमने लिया है जिसकी ज़रूरत थी वही है कि नहीं। तो उसकी क्वालिटी चेक की जाती है कि सही प्रोडक्ट सही मटेरियल हमने यूज़ किया है कि नहीं, कोई दूसरा मटेरियल तो नहीं यूज़ किया, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है वो बिना क्वालिटी चेक के कोई पहचान नहीं पाएगा। तो उसका क्वालिटी चेक करना सबसे ज़रूरी होता है। क्वालिटी चेक के थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। देन उसके बाद मटेरियल एंड इक्विपमेंट, उसके बाद सारा मटेरियल और इक्विपमेंट चेक किया जाता है, पूरा अमाउंट ऑफ मटेरियल हमें पर्याप्त है कि नहीं, सारे इक्विपमेंट इस प्रोसेस के लिए सारे इक्विपमेंट हैं या नहीं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जाता है तो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, अगर सही है तो उसकी फिलिंग और सीलिंग की जाती है, और टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन के बाद उसकी पैकेजिंग और लेबलिंग करके उसको शिपिंग के लिए या सेलिंग के लिए दिया जाता है। बट अगर इम्प्योर है तो उसका स्टेरिलाइजेशन होता है। स्टेरिलाइजेशन के बाद उसकी ऐसे फिलिंग नहीं होती, उसकी एसेप्टिक फिलिंग या सीलिंग होती है, यानी एक ऐसे इन्वायरमेंट में फिलिंग या सीलिंग होगी जहाँ पे किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो। फिर उसके बाद उसका स्टोरेज होता है। स्टोरेज करने के बाद उसे पैकेजिंग और लेबलिंग की जाती है, लेबलिंग के बाद उसे शिपिंग की जाती है, उसे सेल किया जाता है। नेक्स्ट, तो जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं उनकी फीलिंग किस प्रकार से होती है इसके बारे में देखेंगे। तो पेरेंटल सॉल्यूशन स्टेरिलाइज बाय फिल्ट्रेशन एंड फिल्ड aseptically. The containers and closures should be properly cleaned and sterilized. Earlier filling operation were done manually, use hypodermic needle, burette flask, etc. Nowadays, sophisticated automated filling machine are used for same purpose. तो पेरेंटल प्रिपरेशन जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेरिलाइजेशन के बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन होने के बाद उसको फिलिंग के लिए एक प्रकार से माना जाता है। जब वो फिल्टर हो जाता है तब उसको फिलिंग किया जाता है। तो फिलिंग भी एक एसेप्टिक एरिया में उसकी फिलिंग की जाती है, ना कि इधर उधर की जाए। एसेप्टिक एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन होने का चांस ना हो, जहाँ पर किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस प्रिपरेशन में ग्रो ना कर पाएँ।
द कंटेनर शुड बी क्लोज, शुड बी प्रॉपरली। जो कंटेनर है ये भी देख लेते हैं कि अच्छे से क्लोज है, क्लीन है कि नहीं, और अच्छे से उसका स्टेरिलाइजेशन हुआ है कि नहीं ऑटोक्लेव के थ्रू, या जो भी स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हैं उनसे होकर उसे गुजारा गया है कि नहीं, जो भी हम इक्विपमेंट या मटेरियल यूज़ कर रहे हों। अर्लियर फिलिंग ऑपरेशन वेयर डन मैनुअली। तो अगर जल्दी से या अर्लियर कुछ ही कम ही अमाउंट में अगर फिलिंग करनी है तो वो मैनुअली की जाती है, हाथों से की जाती है, जिसके लिए नीडल, ब्यूरेट और फ्लास्क कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसे ग्लासवेयर हैं जिनका यूज किया जाता है। बट अगर ज़्यादा अमाउंट में सोफिस्टिकेटेड फिलिंग है तो उसमें क्या करें, ऑटोमेटेड फिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं, जिससे जल्दी से फिल हो जाता है और एक प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस हो जाता है। द ऑटोमेटिक हाई स्पीड फिलिंग मशीन यूज। तो ऑटोमेटेड हाई स्पीड फिलिंग मशीन का यूज जनरली इसमें करते हैं, जो कि करंटली कैन फिल 300 और मोर कंटेनर्स इन मिनट्स। एक मिनट में वो कम से कम 300 या उससे अधिक कंटेनर्स फिल करने की कैपेसिटी रखती है, ऑटोमेटेड हाई स्पीड फिलिंग मशीन। देन आता है सीलिंग। इसकी सीलिंग किस प्रकार से की जाती है। The filled containers should be sealed quickly after filling in order to prevent the contamination of the content। तो फिलिंग होने के जस्ट बाद तुरंत ही उसको सील्ड किया जाता है, अगर अदरवाइज अगर देरी होगी तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही जो प्रिपरेशन है, जैसे ही फिल हुआ कंटेनर में, तुरंत उसको सीलिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है ताकि तुरंत वो सील्ड हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की एयर या बाहरी जो इन्वायरमेंट के सब्सटेंस या पार्टिकल हैं वो उसमें ना जा पाएँ। सीलिंग इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ एसेप्टिक प्रोसीजर। तो सीलिंग ही फाइनल स्टेप होता है एसेप्टिक प्रोसीजर का। सीलिंग ऑफ एम्प्यूल इज डन बाई मेल्टिंग अ पार्ट ऑफ द ग्लास नेक विथ अ फाइन जेट ऑफ फ्लेम। तो सीलिंग के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ग्लास का वो कंटेनर्स होता है उसको मेल्ट किया जाता है, उसके बाद जो उसका नेक होता है उसको खींच के उसको सील कर दिया जाता है। पहले उसको मेल्ट करते हैं, फिर उसको एक इक्विपमेंट से उसको नेक जो होती है उसको खींच के सील्ड कर देते हैं। हाई टेम्परेचर ग्लास ऑक्सीजन फ्लेम इज़ यूज। तो सीलिंग में करने के लिए, जो उसको मेल्ट करने के लिए गैस का यूज करता है, एक प्रकार से फ्लेम का यूज किया जाता है। उसमें गैस ऑक्सीजन के थ्रू फ्लेम बनाया जाता है, जिससे गर्म करके उसकी फीलिंग की जाती है, जो कि हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट है फैसिलिटी फॉल्टी सील पैकेजिंग। अगर तो फॉल्टी सील पैकेजिंग क्या होती है, द ग्लास ऑफ विच एम्प्यूल्स इज मेड हैज़ वेरी composition, some batches melt easily than other। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्लास मटेरियल जो होते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और कुछ मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो उस एम्प्यूल्स में जो मटेरियल ग्लास यूज हुआ है उसका कंपोजिशन डिफर होता है। इस वजह से जो कुछ एम्प्यूल्स होते हैं वो जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं और कुछ देर से मेल्ट होते हैं, तो उसमें कुछ फॉल्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ द टाइप्स बीइंग यूज शुड बी चेक्ड बाय फिलिंग ऑफ इम्प्यूल्स विथ 1.1 ml वाटर बिफोर सीलिंग इन ट्यूब। तो कभी कभी क्या होता है, जो सीलिंग को चेक करने के लिए मेथड यूज किए जाते हैं वो भी डिफर होते हैं, उससे भी कुछ फॉल्ट होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट द डूराहम ट्यूब इज रिमूव्ड यूजिंग द लेफ्ट हैंड, द एम्प्यूल शुड बी प्लेस्ड एंड स्टैंड एंड रोटेटेड द फ्लेम। तो एक डूराहम ट्यूब होती है, उसको निकाल के उसके थ्रू क्या करते हैं, एम्प्यूल्स को पकड़ के फ्लेम के ऊपर घुमाया जाता है। तो अगर सही तरीके से नहीं घुमा पाए, सही से एक यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं उसको रोटेट हुआ, तब भी क्या होगा, सही तरीके से पैकेजिंग नहीं हो पाएगी। द एंड ऑफ द नेक शुड बी हेल्ड विद द राइट हैंड एंड यूजिंग अ ब्लंट नोज फॉरसेप। तो ब्लंट नोज फॉरसेप की सहायता से जो
एम्प्यूल्स की नेक होती उसको पकड़ा जाता है और फिर उसको रोटेट करते हैं। व्हेन ग्लास बिकम्स सफिशिएंटली सॉफ्ट द टॉप इज पुल्ड ऑफ वर्टिकली एंड इन जेंटल मैनर। उसके बाद जब देखते हैं कि वो अच्छे से मेल्ट हो गया है, उसके बाद क्या करते हैं, उसको ब्लंट नोज फॉरसेप्स से ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। द टिप इज सील्ड इन द फ्लेम फॉर 1 to 2 सेकेंड मोर एंड देन रिमूव्ड। तो जैसे ही खींचने के बाद 1-2 सेकेंड देखते हैं, जैसे ही वो सील्ड हो जाता है तुरंत उसको जो फ्लेम है, आग है, उससे अलग कर लिया जाता है। द टिप शुड बी स्मूथली एंड यूनिफॉर्मली राउंडेड विथ स्मॉल फ्लैट बल्ब और ऑफ ग्लास। तो जो एम्प्यूल्स है उसको यूनिफॉर्मली रोटेट करते रहते हैं जब तक कि वो अच्छे से स्मूथली सील्ड ना हो जाए वो टिप्स। फॉल्ट इन सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स। तो कौन कौन से फॉल्ट हैं जो सीलिंग करते समय जनरली होते हैं। द टू मोस्ट कॉमन फॉल्ट दैट मे बी अकर व्हिल सीलिंग ऑफ एम्प्यूल्स। तो 2 मेन फॉल्ट होते हैं जो जनरली अकर होते हैं ड्यूरिंग द सीलिंग। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, इफ़ द टिप इज लेफ्ट इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम फॉर टू लॉन्ग आफ्टर सीलिंग, द एयर विदिन द एक्सपेंड एंड causes the glass to swell like a small balloon। तो क्या होता है, कभी कभी जो एम्प्यूल्स होता है, जो ग्लास होता है, वो ज़्यादा देर तक अगर हम फ्लेम पे रखे रहेंगे तो जो उसमें क्या होगा, एयर एक्सपेंड हो जाएगी। एयर एक्सपेंड होने से क्या होगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी ग्लास में, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं स्मॉल गुब्बारे जैसी संरचना बन सकती है। इफ़ द टॉप इज पुल्ड ऑफ विगोरसली, द टिप इज drawn into a fine sharp point which get easily broken and can even give a painful prick during the handling of ampoules। तो कभी कभी क्या होता है, अगर जो वो एम्प्यूल्स होता है उसको जब खींच के निकालते हैं तो उसमें जो उसका एंड पॉइंट होता है वहाँ पे एक शार्प जैसी संरचना बन जाती। तो वो शार्प जैसी संरचना एक तो जल्दी से टूट सकती है, साथ में वो हैंडलिंग के समय जो एम्प्यूल्स होता है वो हमारे हाथों में चुभ सकता है, या जो भी उसको हैंडल कर रहा है उसके हाथों में चुभ सकता है, जो इंजरी काज कर सकता है, जो हमारे हाथों को इंजर्ड कर सकता है। ये भी एक प्रकार से फॉल्ट जनरेट हो जाता है ड्यूरिंग द सीलिंग। नेक्स्ट प्रोसेस आता है लास्ट, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ आर कम्प्लीटली रिमूव्ड और डिस्ट्रॉय। तो उसमें जितना भी कंटामिनेशन है, जितना भी बैक्टीरिया या वायरसेस या फंजाई का ग्रो है, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टेरिलाइजेशन का प्रयोग करते हैं। तो पेरेंटल प्रोडक्ट एक्सपेक्ट दोज द कंटेनिंग thermostable substance after being filled and sealed, the final containers are sterilized and the process termed terminal sterilization। तो सारे प्रोसेस होने के बाद तो उन प्रोडक्ट को छोड़ के जो थर्मो स्टेबल हैं, जो जिनको हम टेम्परेचर पे नहीं लगा सकते, जो एक ही टेम्परेचर पे रहने वाले हैं, जो अगर ऐसे सब्सटेंस जिनको अगर अधिक टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो ख़राब हो सकते हैं, उन्हें थर्मोस्टेबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो उनको छोड़कर बाकी सब्सटेंस को क्या करते हैं, सारा प्रोसेस हो जाने के बाद फीलिंग, सीलिंग और पैकेजिंग सब कुछ हो जाने के बाद उसको लास्ट प्रोसेस में स्टेरिलाइजेशन भी किया जाता है, जिसको टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन भी बोला जाता है। थैंक यू।